यार हिदायत है। हाँ जी, एक जमाने में मैं और तैं इकट्ठे मिलके गाया करते थे। ये तो बड़ी देर की बात है मेरे आका, जब हम जवान हुआ करते थे हाँ। और हमारी रगों में जवान खून होता था। न तो अब हमने क्या कोड चल गया है, अब भी तो हमारी यहाँ रगा में खून रवा दवाएं हैं। उस वक्त हमको जिंदगी से मोहब्बत थी जी। और अब हम माल और दौलत की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं और हमारा हदफ कुछ और हो गया है। ये तो मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं। नहीं जी, मैं बिल्कुल तंज नहीं कर रहा मेरे आका। न फिर मैनू शर्मिंदा कर रहे हैं। है जी, मैं कहा मैंने शर्मिंदा कर रहे हैं। ये देखें जी, हाँ। आज वो सफाई करने वाली फिर नहीं है। ना मैं क्या पूछ रहे हैं, तैं किधर ले जा रहे हैं, बात बदल रहे हैं। मैंने शिकायत की तो हाँ। उसका शौहर कहने लगा हाँ। वो मेरी बात नहीं मानती, आपकी बात किधर से सुन लेगी। हाँ। मैंने कहा चलो दफा करो, कोई बात नहीं, मैं खुद झाड़ू मार लूंगा और इतनी सी तो जगह है। तेरा ख्याल है तेरी बात टालन तो मैं टल जाऊंगा और भूल जाऊंगा जो मैंने दरियाफ्त करे। जी अर्ज ये है जी कि आप ऐसी बात दरियाफ्त ना ही फरमाएं तो अच्छा है। इस मुल्क के साथ जो आपने किया है वो कुछ अच्छा नहीं किया। ना मैं कर ले नहीं। नहीं जी, हाँ। आप अकेले ने तो नहीं, आप जैसे और भी बहुत से कर्म फरमा हैं जिन्होंने दोनों हाथों से इसको लूटा है और बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा है। वो तो उस वक्त तो मुझे तो यूं लगता था जी जैसे कोई बाहर से हमला आवर आए हैं और मेरे मुल्क को ताख और ताराज करने के लिए आए हैं, लेकिन जब मैं उनको गौर से देखता था तो हैरान रह जाता था कि ये तो मेरे हम वतन हैं, मेरे साथी हैं, मेरे हम सफर हैं। हम इकट्ठे ही एक साथ अपने आबाई घरों से निकले थे और हम सबको इसी मुल्क ने और इसी पाकिस्तान ने पनाह दी थी। इस मुल्क ने हमें और हमारे बच्चों को बचाया था। बोल बोल रुकाते गए, बोल अगे। और इसी मुल्क को हमने लूटना और बर्बाद करना शुरू कर दिया, इसके पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए और इसकी तबाही के सामान करने शुरू कर दिए। हमने जानबूझ के ऐसा नहीं कराया जाते। हमारे ऊपर एक वबा जैसी चुल गई, जैसे एक अंधेरी नहीं आया कर दी खूनी सूहे रंग की, वो आई और हमने हमारे मसलक से और हमारे ईमान से उखाड़ के ले गई। लेकिन क्यों उखाड़ कर ले गए मेरे आका, क्यों? उस वक्त तो ना तो कोई हटकने वाला था, ना मना करने वाला था, ना ही कोई हदायत करने वाला था। वो तो हर साहबे हैसियत और साहबे इख्तियार इक्को रंग में रंगिया हुआ था, जैसे किसी का भी नहीं इरादा था वो भी इधर में शामिल हो गया लुटन में। आप लोगों ने अपनी दुनिया भी खराब की और अपनी आखिरत को भी तंगो तारीख कर दिया। मैं तो अपने पैसे जमा करा दे भाई, जो कुछ भी कर्ज उठाए थे और टैक्सियां दवाइयां थी और सब उन्होंने मुझे ले जाके एक एक पाई जमा करा दी मैं। लेकिन आखिरत का अजाब तो जू का तू मौजूद है ना मेरे आका, वहां हम क्या करेंगे? क्यों वो अजाब का मौजूद है, वो तो मैं मामला साफ कर दिया, एक एक पैसा वापस कर दिया तमाम जुर्मानिया के साथ। लेकिन ये सब कुछ आपने किसी नेकी के साथ तो नहीं किया ना जी है? किसी नदामत अफसोस के साथ, किसी पछतावे और शर्मिंदगी के साथ। ये तो आपने एक खौफ के तहत किया है मेरे आका, एक इबरतनाक डर के तहत। हाँ तो ठीक है, मैं दबकाई तो ना जा, लेकिन अब हो क्या सकता है। वो जुल्म जाती जो करी थी उदा वक्त तक गुजर गया, अब उदा मदावा कैसे हो सकता है। खुदा माफ करने वाला गफूर रहीम है, तो खुद ही तो क्या करना, अल्लाह माफ करता है। वो तो बड़े बड़े कसूर माफ कर देता है, बड़े बड़े कसूर माफ कर सकता है, एक तलकीन शाह का भी सही। अल्लाह अपने कसूर माफ कर देता है जी, वो बड़ा रहीम करीम और गफूर रहीम है, लेकिन वो बंदों के खिलाफ किए हुए कसूर माफ नहीं करता। इसके लिए आपको बंदों ही से माफी लेना पड़ती है। तो बंदियां ही तो था माफी लई है, मैं सब कर्जे कराए वापस करके, सब जिम्मेदारियां पूरियां करके। अब लगे हाथों हैं? एक काम और कर दीजिए। हैं? 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 बड़ा अच्छा मौका है। बताओ तो, मैं तो हाजिर हूं, मैं तो तैयार है, मेरा तो मूड है। मेरे आका, हैं?
अपने यतीम भतीजे बुरहान शाह की जमीन भी वापस कर दीजिए जी। हैं? 50 साल से ऊपर का अरसा हो गया है उसे दबाए हुए। देख सफाई करने वाली फिर नहीं आई, आज सब गंद पड़े हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ जी, और आप क्या फरमा रहे हैं? ये तो जब टाइम रखा ही था ना, मैं तो कभी कह दिया था मैनू पंक्चुअल मालूम नहीं हुंदी, वक्त की पाबंद। बुरहान शाह की वालिदा बहुत बूढ़ी हो गई है जी, और बहुत तंगी में है। आपकी सगी भाभी हैं, उनका हक उनको वापस कर दीजिए, आपको बड़ा सवाब होगा। तो मेरे तो खामद में दिया सफाई करने वाली का, तो मैं तो चूली हो तो शिकायत करी, कहने लगा शाह साहब वो मेरी नहीं मानती तो आपदी किधर से सुन लेगी। मैं कहा चल दवा कर, कोई बात नहीं है, कोई परवाह। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे आका। लो आ देखो कौन चले आ रहा है, और किस शांत आ रहे है, करना पर एफएम लग गया हुआ पैरा में ऊंची अड्डी की गिरगाबी, लेकिन क्या मजाल जो जरा जैसी आज। वाह जी वाह, वाह भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हिदायत भाई, कैसे हैं आप? ये भी अच्छा है, मैं भी खरीद के साथ हैं, सब अल्लाह का फजल है। तेरा अलबत्ता कुछ मालूम नहीं पड़ता कि उरे हैं कि परे हैं। मैं यही हूँ अंकल, मैंने कहाँ जाना था भला? कदे तो अमरीका होंगी, कदे इंग्लिस्तान, इस मरतबा स्पेन चलेगी, तो कद आई है वापस? हाय अल्लाह, ये आप कब की बातें कर रहे हैं? हाँ। मैं तो गर्मियों में गई थी बच्चों के पास 1 महीने के लिए। अच्छा। इसके बाद आपने याद ही नहीं फरमाया ले, मुझे। ले, अब सारा बोझ मेरे सर पर डाल दे, मैनू पाबंद कर दे बारे सबूत का। आप हद कर रहे हैं अंकल। अच्छा वो सब कुछ हो गया ठीक ठाक? क्या मतलब? वो जौन सा वही बात है, जीदा बोझ सा हमारे कंधे के ऊपर है। मैं समझी नहीं आपकी बात। वही फर्क, वही बात है जिन्हें हमारी नींद हराम कर रखी थी। क्यों भाई हिदायत? आप हिदायत भाई की तरफ क्या देख रहे हैं बार बार? वो जी ये तो ऐसे ही कह रहे हैं जी आपा जी, इनका मतलब नहीं है कोई खास। फिर भी हिदायत भाई, मुझे मालूम तो हो कि अंकल पूछ क्या रहे हैं। वो मैं पूछ रहे हैं कि कर्ज वगैरह वापस कर दिया तमाम का तमाम? कर्ज? हाँ। कौन सा कर्ज? जौन सा तो लिया था बंका से। मैंने? हाँ। बैंकों से? तो और कारोबार की गर्ज से तो वो फैक्ट्री लगा रही थी अपने बुटीक की। बुटीक की? हाँ। फैक्ट्री? ਉਹ क्या ਹੁੰਦਾ है आपदा फैशन परस्ती का काम है, ਜਿਹਨੂੰ बुटीक फैक्ट्री क्या कर दिया कुड़ियां। वो तो बोलता कैसे नहीं समझा। बुटीक की फैक्ट्री नहीं होती मेरे आका, बुटीक तो दुकान को कहते हैं। और फर्रखबाजी की ना तो कोई फैक्ट्री है और ना दुकान है। ये तो सर्विस करती हैं, उस्ताद हैं, टीचर हैं, इनका दुकानदारी से क्या ताल्लुक? चाहे टीचर से ही, प्रोफेसर से ही, लेकिन कर्जा था हर साहब हसीस शख्स ने लिया था। ये तो बड़ी अप्रोच है। हद कर दी आपने अंकल। अप्रोच का मतलब ये लिया आपने कि मुझे भी कर्ज खोरों में शामिल कर लिया। वाह, मुझे भी अपने साथ मिला लिया। ऐसा बोला, ऐसा गल करते ऐसा बात करते वक्त तो खेड़े पड़ जाती है। मैं क्यों ना पढ़ूं खेड़े? जब आप बात ही ऐसी करते हैं तो फिर तो मैं खेड़े पढ़ूंगी, और जरूर पढ़ूंगी। अब इस गल की माफी मिल सकती है कि नहीं? माफी की बात नहीं है अंकल। हाँ। आप जो चाहें कह सकते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ हक का और सच का सवाल होगा वहाँ मैं अड़ जाऊंगी, चाहे मुझे सारी दुनिया का मुकाबला करना पड़े। इस मामले में मैं ढाका के लोगों की तरह हूँ। उन्होंने क्या किया जी ढाके के लोगों ने? और तो अपना यार रबीउद्दीन अहमद याद आ गया होना। वहाँ कोई मेरा एक दोस्त है ढाके में? वहाँ तो सब मेरे यार हैं जी। वो 6 महीने जो हमने ढाके में गुजारे थे वो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। तै भी उत्थे गई होनी है नाश खान और पनीर का नाश्ता करने। मेरी बदकिस्मती अंकल कि मैं वहाँ जा नहीं सकी। ओहो। अब्बा तो तकरीबन हर दूसरे महीने मशरकी पाकिस्तान जाते थे। हाँ। लेकिन मैं एक मर्तबा भी ना जा सकी। लेकिन अपने इन भाइयों के लिए मेरे दिल में अब भी वही मोहब्बत मौजूद है जो आज से 25 बरस पहले मौजूद थी, और आइंदा भी इसी तरह से मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन ने उनको जिस तरह की गलत फहमियों में मुब्तला किया और जिस तरह से हमारा और उनका नुकसान किया, अब उसकी तफसीलात दोनों भाइयों पर अच्छी तरह वाज़ेह हो रही है। अब जिस तरह से कश्मीर का केस बांग्लादेश के रहने वाले दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, कोई और गिरोह इस कदर वजाहत से पेश नहीं कर रहा। अभी हाल ही में नेशनल प्रेस ढाका में एक तस्वीरी नुमाइश हुई जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारत के जबर और जुल्म को उजागर किया गया।
اور دستاویزی طور پر ثابت کیا گیا کہ کشمیر کے اس مظلوم خطے میں ہاں بھارت کھلے بندوں ہاں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ خاص طور پر پچھلے 12 برس سے کشمیری مسلمان خواتین پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہاں اور جس طرح سے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں کہیں ملتی۔ نہیں مل رہی۔ انکل، نیشنل پریس کلب ڈھاکہ میں جی۔ تقریر کرتے ہوئے نا پروفیسر قربان علی ہاں اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں ہاں۔ پروفیسر عماد الدین۔ عماد الدین ہاں، ہاں۔ اور کرنل ریٹائرڈ عبداللطیف خان نے کہا ہاں کہ ہم 2 وجوہات کی بنا پر کھل کے کشمیری عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ ایک تو کشمیری عوام کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ ہے، ہاں، اور دوسری وجہ یہ ہے ہاں کہ ہم مظلوم عوام کے ہاں حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنے کے آئینی طور پر پابند ہیں۔ اونلی کانسٹیٹیوشن میں ان سپیکروں نے مغربی ملکوں اور اقوام متحدہ کے طرز عمل کی کھل کر مذمت کی شاباش۔ اور انہیں شرمسار کیا کہ وہ ظالم بھارت کی حمایت کرتے ہیں اور حق کی بات کہنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو اپنے وعدوں کے مطابق کشمیر میں ریفرینڈم کرانے پر مجبور کریں۔ بالکل ٹھیک۔ کرنل ریٹائرڈ عبداللطیف خان نے کہا ہاں کہ بھارت کے آزادی کے ایکٹ کے مطابق ہم، کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا ہے، شاباش۔ اس لیے بھارتی فوج وہاں سے فوراً نکل کر ہاں۔ یو این او کو وہاں رائے شماری کرانے کے لیے مناسب فضا مہیا کرے۔ یہ ڈھاکہ کے مسلمانوں نے کیا چاہتے کیا؟ بالکل جناب، ہاں۔ ان کے دل میں ملت اسلامیہ کا جذبہ دوسری ساری قوموں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اس جلسے میں آپ کو پتا ہے بیرسٹر قربان علی نے ہاں۔ مسلمانوں کے آپس کے اتحاد پر زور دیا ہاں اور پھر نعروں کی گونج میں کہا کہ ہم باہمی اتحاد ہی سے کشمیر کی آزادی حاصل کریں گے۔ بے شک بے شک، ہاں ہی بات میں کیا کرنا ہے، اور اسی یکجہتی پر میں زور دیا کرنا ہے۔ کون سی یکجہتی پر جی؟ ہاں ہی مسلمانان عالم کی یکجہتی اور ملت اسلامیہ کے اتحاد پر۔ اگر کہیں کل مسلمانان عالم اللہ کی رسی نو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہدایت جی۔ تو دنیا کی کوئی طاقت اینا کے منہ ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ لیکن انکل، یہ اتحاد کس طرح سے پیدا ہو ہاں اور یہ رسی کیسے مضبوطی کے ساتھ تھامی جائے؟ اب میں ادھا کیا جواب دے سکتا کڑے، میں تو ملت اسلامیہ میں اتفاق پیدا کرنے کی میں کبھی کوشش ہی نہیں کری، میں تو بات ہی نہیں کری۔ میں میرے بابا جی فرماتے ہیں جی ہاں کہ اتفاق ہوتا ہے دوسروں کو آرام پہنچانے سے، ہاں دوسروں کی تکالیف دور کرنے سے، ہاں۔ دوسروں کے مسائل حل کرنے سے۔ واہ واہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ جی ہاں کہ اگر مسلمان ہاں اس کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو نفع پہنچایا کریں ہاں تو سب متفق ہو جائیں۔ ہاں یعنی اگر یہ ہو ہاں کہ جی۔ مسلمان اس بات کا یہ خیال- ہے جی، دیکھیں جی، اگر مصیبت کسی مسلمان بھائی پر نازل ہو ہم، اور مشکل میں مبتلا ہو ہاں۔ تو دوسرے مسلمان اس مصیبت کو اپنے اوپر نازل سمجھیں ہاں۔ اور اس کے رفع کرنے کی وہی تدبیر کریں جس طرح سے اپنے آپ پر آئی ہوئی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں میں ایسا گہرا اتفاق ہوگا کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکے گی۔ یہ تو بہت ہی مشکل اور ناممکن الحصول کا محض ہے۔ دوسرے کے دکھ نو اپنا دکھ سمجھ کے وہ دور کرنے لی جتل کرنا یا وہ تکالیف ختم کرنے لی کوشش کرنا، یہ تو بہت ہی کٹھن کام ہے بھائی۔ تو پھر کیا کیا جائے اتفاق اور یگانگت کے لیے؟ مسلمانوں میں اتفاق اور محبت پیدا کرنے کے واسطے اشتہار چھپوائے جائیں، پمفلٹ اور کتابچے لکھے جان، تقریراں کریے جان، سیمینار ہوں، واز ہوں۔ ایک دوسرے کے دکھ میں کوئی برن کی ضرورت نہیں، مسلمان میں پھر اتفاق ہوئے گا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، ایک دوسرے کا دکھ دور کرنے سے محبت اور جگانے کے تو نہیں بڑھ دی، بلکہ اچھا لٹریچر پیدا کرنے سے بڑھ دی ہے۔ رنگدار مواد اور 3 کلر پوسٹر چھاپن سے لوگ اللہ کی رسی نو مضبوطی سے پکڑیں گے نا، کہ ایک دوسرے کے کام مانتے ہوئے گا، ایک دوسرے نو رام پہنچانتے نا نا نا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرے گا پرانی دقیانوسی رجل پسندی کی کرے گا۔ وہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے ہدایت اللہ، میڈیا کا، اکھاں کھول
होश कर, होश कर, होश कर, होश कर।